श्रीमान इसमें साथ रहेगा। साफा द्वारा स्वागत करेंगे प्रकाश जी मिठड़ी। माला द्वारा स्वागत करेंगे प्रभुराम जी और स्मरण चिन्ह देकर के स्वागत करेंगे मनोज जी आकोली। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच में मौजूद जिलाध्यक्ष समय का तकाजा है, आप इसमें बता रहे हैं मांगेलाल जी तैयार आप इसमें बता रहे हैं। इलियास जी से निकल रहेगा कि आप मंच पर बता रहे हैं और इस पर चल रहेगा स्वागत करा रहे हैं बता रहा नहीं। आप मंच पर बता रहे हैं माला साफा और स्मरण देकर स्वागत करें। स्वागत की इसी अगली घड़ी में हमारे बीच में कार्यक्रम के कोषाध्यक्ष मौजूद है। ओम प्रकाश मांडू साहब, उनका स्वागत करेंगे। साफा माला ओम प्रकाश जी का स्वागत साफा द्वारा के साथ में हम विश्व कल्याण की भावना के साथ में इस कार्यक्रम को आगाज करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस नियमित बने। कार्यक्रम की दिवस शुरुआत के पश्चात सर्वप्रथम स्वागत गीत छात्राओं द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में आनंद सिंह जी राठौर साहब, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जालोर और इस कार्यक्रम के अगले क्रम में इस संघ को परिभाषित करने वाले विश्व पितामह श्रीमान के भाटी साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष सुखराम जी साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष बल्लाराम जी, वर्तमान जिलाध्यक्ष जबराराम जी देवरा और जिले की जिला कार्यकारिणी सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष और सामने मेरे विराजमान जितने से भाजपा कोने कोने से गांव गांव ठाणे ठाणे से बजाने
नहीं है। कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक संघ की आवश्यकता होती है, और वो हमारे ग्रामीण ब्लॉक के साथियों ने दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया। ग्रामीण ब्लॉक के सभी एक साथियों का सबका सहयोग, और आप सब लोग इस कार्यक्रम में बनाने और इस कार्यक्रम बनाकर आपने जो हमारी सभा बनाई, उसके लिए आप सभी को मेरा बार-बार नमन, अभिवादन। स्वागत में कहा गया है कि हमारे आयोजन में लोग बिन बुलाए आते हैं, हमारे आयोजन में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि हमारे आयोजन में फूल नहीं पद के विषय जाते हैं। हमारे आयोजन में फूल नहीं पद के विषय जाते हैं। फिर कहाँ है, आज आया है और मंगल दिन, आज आया है और मंगल दिन, मिटे अंधेरे किरणों से खिले सवेरे, दिल के अच्छे मन के अच्छे हमारे यहाँ मेहमान बता रहे हैं, आप सभी मेहमान बता रहे हैं। जब अपन कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो मेहमानों के बिना कार्यक्रम सफल नहीं होता है, और इतनी बड़ी संख्या देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि वास्तव में आप सभी के दिल में सम्मेलन के प्रति उत्साह है, और वो उत्साह जाहिर हो गया है। फिर कहा है, आप जैसे प्रेरक लोग, आप जैसे प्रेरक लोग इस गांव में हैं, हम इस गांव में हैं, हम खिले से आनंदित हुए, हम खिले से आनंदित हुए। हम आप आए इस मंच पर, आप आए इस मंच पर, आपका तहे दिल से वेलकम, आपका तहे दिल से वेलकम। हमारी जो ये स्वागत की कड़ी को यही विराम देते हुए आप सबका पुनः एक बार जालोर ग्रामीण ब्लॉक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत, अभिनंदन, जय संघ, धन्यवाद। बयान किया। मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मौजूद सीबीओ साहब, जिनको किसी और कार्यक्रम में भी जाना है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि चलने तो चिट्ठी भरी, चलने तो चिट्ठी भरी, गाड़ो भरो गाठ, चाहता तो एक भलो भला के साथ। ऐसे ही हमारे बीच में मौजूद आनंद सिंह जी, अनोर साहब, जो हर कार्यक्रम के लिए और जिस स्कूलों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सीबीओ साहब से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर बनाएं और उत्तर दें। और मंच पर विराजमान प्रधान साहब नारायण जी, सरस्वती के समस्त पुजारी शिक्षक बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज इस मंच के नीचे निजी विद्यालय संघ का शैक्षिक समाचार के बारे में चिंतन और मनन के लिए 2 दिन का शिविर लगा। सारे शिक्षक यहाँ विराजमान हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जालोर में अभी नाम एक और पीछे चल रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सारे के सारे शिक्षा में 2 दिन चिंतन करें, मनन करें। अभी मैंने एक बात कही है कि अपने जालोर जिले के बहुत सारे छात्र इंटेलिजेंट तो है, मगर उनको एक नई दिशा नहीं मिली। मेरा मानना यह है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दें। सबसे बढ़िया है, आज के ज़माने में सरकारी नौकरी तो नहीं मिलती है, मगर प्राइवेट नौकरी के अंदर IIT है, जिसका 7-7 कोर्स पैकेज है। अखबार आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि अपन को पहले तो इसके अंदर घुसने के लिए कोटा से संपर्क करना पड़ेगा। वास्तव
बाद में पढ़ा तो मैंने मेरे बच्चे को कोटा भेजा और वो भी टॉपर हो गए, बात निकल गया, कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं है, सर मेरे को लो भी दो, सर मेरे को लो भी दो। सारी शिक्षा भी ये अपील करता हूँ कि जो भी बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको IIT के क्षेत्र में भेजें ताकि वो विदेशों में जाकर भी अच्छा से अच्छा अपना धन कमाए और जाड़ों जिले का नाम रोशन है। वैसे आज दो कार्यक्रम और थे, फिर भी आपके तय दिल से आपने बार बार मैसेज भेजा भाई साहब ने, मैंने सहज स्वीकार किया और यहाँ आने का प्रयास किया। आपने मुझे अच्छा सम्मान दिया और मेरे से तो आप आशा रखते हैं, वो सारी की सारी आशा मैं आपकी पूरी कर सकता हूँ। चाहे जाओ सुबह को आप लिख सकते हो, मैं आपका ही आदमी हूँ, आप में से निकला हुआ हूँ, आपकी क्या दिल से मदद करूंगा। किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं करें, सीधे वहाँ आए और कोई भी काम हो तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था है, ये बहुत जरूरी है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी भाषा पढ़ रहे हैं, कोई केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स, कोई हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आप सुने। मैं तो ये कहता हूँ एजुकेशन हब बनाए जाओ को। अपन के अंदर बहुत सारे छात्र निकले हुए हैं, RS में भी निकलते हैं, IAS में भी निकलते हैं, मगर अपन उनको गिनते नहीं, उनकी गाइडलाइन नहीं है। तो जो भी बच्चे तो RS, IAS या मेडिकल या IIT निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, उसमें उनको बुलाओ, उनके दिशा निर्देश के स्तर पर चलो, तो हो सकता है कि जाड़ों के बहुत सारे छात्रों को रोजगार मिलेगा। ऐसी मैं सभी निजी विद्यालय संघ के सरस्वती के विद्यालय से अपील कर रहा हूँ। शायद आप मन ही मन समझ गए होंगे कि अपन को आगे क्या स्टेप बनाना है, नौकरियां कम हो रही है, इसलिए अपन को एक नया यूटर्न लेना पड़ेगा। वैसे एक कहावत है कि भाई कोई भी बुलाता है तो अपने मन में ऐसे करता है कि सरकारी निजी है, वो है, ऐसे करता है। हमको सादे आदमी हैं, लोग क्या कहते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं। एक कहावत है, दुनिया में मनक मोकला भाई मिलकर है का, जे मनकों में मनक करो मन मनकों का, लोग बुलाने पर भी नहीं आते। आपका कार्य था, मैंने भी पढ़ा और मैंने भी टाइम लिया और टाइम में से टाइम लिया आ गया। आपको जो भी है, तीसरी बात आती है डॉक्टरों के बारे में, तो वहां से भी एमएन है, वहां से बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं। 2 महीने के लिए बुला दो, पूरी वीडियो शूटिंग ले लो और फिर अपन के यहाँ अध्यापक उनको हो तो मेडिकल भी एक अच्छी लाइन है। जज साहब बनाना तो वकील भी बनाओ, 8 साल को वकील बनाओ। कल हमारा सावर में भी एक सम्मेलन था, वहाँ वकील साहब को फीस लगी कि जाड़ों जिले में जज नहीं है, बिल्कुल बात सही है। अभिजात सिंह ने जोगा वाले का सबने प्रतिज्ञा दी कि आज से भी एक बात है कि वकील साहब बनाओ, जज साहब। आप भी अपने बच्चों का अलग अलग कैरियर ढूंढें और उनको उस क्षेत्र में डालें ताकि वो अपना भविष्य उज्जवल बनाए और अपने जाड़ों जिले में जो भी करना है उनकी अच्छी से अच्छी सेवा करें। इतना कहकर भी मालूम होता है, मैं मेरे शब्दों को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद। सीडीओ साहब को विशेष सेवा में सीधे बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बीच में समय निकाला हमारे बीच में। चाहूँगा तो मैं निवेदन करूँगा मामला जी भैया, उदित चौधरी और ललित जी आंबोली, आप मंच पर पधारें और आप इस मंच से लेकर के स्वागत करेंगे। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच में मौजूद डीओ प्रारंभिक श्रीराम जी गोदारा आपका सभा द्वारा स्वागत करेंगे, कुलदीप जी चौधरी द्वारा स्वागत करेंगे जयंतीलाल जी। और स्वागत की इसी कड़ी में एडीओ कृष्णराम जी, आपका सभा माला देवेंद्र जी स्वागत करेंगे। सिद्धांत सिंह जी, मदन जी साहब, आप
खासा करके इस वक्त का स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में मौजूद प्रधान साहब, आप सादा जीवन विचारों के धनी हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जिला माध्यमिक आपने मुझे मान दिया, उसके लिए निजी विद्यालय सर का बहुत बहुत आभार। वैसे 9वां जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसके बारे में इतने कहना चाहूँगा कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक किया है। आपने मतलब गाँव घारी डाली खेत खलिहान में एक जो रोक गई है और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आपने जालौर जिले का समय पर मेरिट के रूप में भी नाम रोशन किया है। और वैसे तो आप शिक्षा के पुजारी मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन एक से पुरानी बात आपको तो मेरा बचपन की बात करता हूँ। मतलब 1957 में मेरे ख्याल से तो उस समय सब प्राइवेट जैसे गाँव को अपारा कहते थे, तो उसमें जो विद्यार्थी 3 से 4 साल तक शिक्षा ग्रहण करता था उसको आप अभी जो ये कहते आप कैलकुलेट, वो कैलकुलेट की जरूरत नहीं होती थी। मतलब जो निजी विद्यालय है उसका कैरियर से समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और जो निजी विद्यालय पढ़े जो मारवाड़ क्षेत्र के जालौर नहीं पूरे मारवाड़ क्षेत्र के उनका एक कंप्यूटर नहीं था। जैसे मैं जनरल देखते और एकदम आपको मैं कह रहा हूँ कि पहले वो कहते पढ़ा हो लोग भाषा कहते हैं बेहतरी कि सिंधु मीनू नारा बरोबर ही बड़ा था। मतलब सिंधु मीनू 96 का पूरा करने से 2000 बड़ा हो गए। तो अभी आपका ये कंप्यूटर वगैरह ये कंप्यूटर करते मतलब निजी स्कूल का इतना ये पढ़ाई करेगा। और उसके सिवाय भी अब जैसे मैं देख रहा हूँ आगे पढ़ रहा हूँ, मैं तो इतना बड़ा नहीं है पढ़ रहा हूँ ये निजी विद्यालय का जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो नवोदय विद्यालय है, उसमें भी काफ़ी बच्चे एडमिशन मिल रहा है। उसके सिवाय मैं आपको मेरे पिता के 2-3 बच्चे विद्यालय थे वो आज जन्म करने के पढ़ रहे हैं। उसके सिवाय सीनियर में मेरे बच्चे आपको विद्यालय संघ जालौर के मिलन में मंचस्थ सभी शिक्षा अधिकारी श्रीमान श्रीराम जी डी साहब एलिमेंट्री, सोनीलाल जी डी साहब सेकेंडरी, प्रधान साहब नारायण सिंह जी, सुरेंद्र जी साहू पूर्व जिला अध्यक्ष के पाटिल साहब, सुब्रम कोगर, बलराम जी सुधार, विभिन्न ब्लॉकों से जो संचालक महोदय आए उनका नेतृत्व करने वाले राजकुमार जी, जालौर ग्रामीण के कृष्णलाल जी, सायला के अरिजीत द्विवेदी, बागुड़ा के भाई राकेश जी गौरी, निर्माण से कुमाराम जी, जसवंतपुरा ब्लॉक अध्यक्ष पद्माराम जी, रानीवाला के मनोज जी, सरनाल ब्लॉक अध्यक्ष जोधाराम जी, सांसोर ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश जी महेश्वरी, चित्रमाना ब्लॉक अध्यक्ष भाई बलवंत सिंह जी, जिला के सचिव तनेश सिंह जी, उपाध्यक्ष शेरगिरी जी, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश एवं समस्त पांडाल में विराजे संचालक महोदय का मैं निजी विद्यालय संघ जालौर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो आपके सामने शिक्षा अधिकारी महोदय से मैं निवेदन करूंगा
निजी विद्यालय संघ का गठन हुआ है, लेकिन ये मुख्य एक समस्या की बुनियाद पर ही हुआ था जब नया नया आरटी आया था, राइट टू एजुकेशन। ऐसा फिर के भाटी जी के नेतृत्व में जालोर में हमारा पहला सम्मेलन हुआ, जिसमें जालोर के 900 स्कूलों ने भाग लिया और आरटी की ज्वलंत समस्या को देखते हुए हमने संघ बनाने का निर्णय लिया। और आज ये वट वृक्ष की तरह आपके सामने एक बहुत ही बड़े संघ के रूप में आपके सामने खड़ा है। आदरणीय डीओ साहब दोनों से मैं आग्रह करूंगा, हमारी जो मुख्य समस्या आपके ऑफिस से रहती है, जिसकी बुनियाद पर यह सिर्फ बना था वही है, इसके अलावा हमारी कोई समस्या नहीं है। बाकी समस्याएं आती जाती रहती है। आरटी को लेकर जो बेसिक समस्या होती है, जैसे 2014 से अलग अलग स्कूलें चलती संचालित होती थी, 2 सेटअप होते थे, एक सेकेंडरी सेटअप होता था, एक एलिमेंट्री सेटअप होता था, उसमें 2-2.5 से भरी जाती थी। बहुत सी स्कूलें आज भी हमारे ऐसी है कि 2-2.5 की वजह से 16, 17, 18, 14 से उनके पैसे अटके हुए पड़े आते ही। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपके पास संस्था के भी अधिकारी मौजूद है और जिला शिक्षा अधिकारी दोनों मौजूद है, कृपया तालमेल बिठा के हमारी एक बेसिक समस्या है। कल मेरे पास एक आपको मैसेज आया, 16-17 का बिल बाकी पड़ा है। बहुत ही मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, हम विषम परिस्थितियों में स्कूल चलाने वाले लोग हैं और अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं, हमारे पास कोई अनावश्यक राजनीति नहीं है, हम कोई अनावश्यक राजनीति नहीं करते, हम हमारे हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जब हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं, हम निःशुल्क शिक्षा के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो छोटी मोटी टेक्निक ऑफिस की प्रॉब्लम की वजह से, जैसे डाइस का एक मुद्दा है, ये टेक्निक मुद्दा है, और इस मुद्दे को आधार बनाकर एक निजी स्कूल संचालक जो लंबे समय से स्कूल चला रहा है, उसकी 5-5, 7-7 साल से मात्र इसलिए फीस नहीं मिल रही है कि आपके डाइस 2 है। तो क्या इस 2 डाइस का रास्ता नहीं निकल सकता? हमने कई बार आपके ऑफिस से निवेदन किया, आपसे भी हम दोनों अधिकारी बैठे तालमेल बिठा के इसका रास्ता क्या हो सकता है। आप हमारे अधिकारी हैं, आपसे हम अपेक्षा करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इस डबल डाइस की वजह से जो फीस रुकी हुई है उस पर आप मेहरबानी करके काम करवाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, भौतिक सत्यापन के दरमियान भौतिक सत्यापन जब आगे होना है तो हम आपसे आग्रह करेंगे श्रीमान जी से, भौतिक सत्यापन के जो दल गठित किए जाते हैं, मैं आप जिन अधिकारियों का नाम लिखते हैं, वास्तव में रियल बात है कि उन अधिकारियों को पूरे एक्ट की जानकारी तक नहीं होती और वो अनावश्यक रूप से स्कूल का पूरा नुकसान करके चले जाते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, हालांकि आपकी कार्यशालाएं होती है, आप ऐसे दक्ष अधिकारियों को नियुक्त करें और उनको 1 दिन 2 दिन प्रशिक्षण देने के बाद उनको स्कूलों में भेजें, ताकि ना हमारी समस्या आए और ना विभाग की समस्या आए। उनको भी जानकारी नहीं होती है और वो आकर अनावश्यक बच्चों को काट के चले जाते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आपको भौतिक सत्यापन से पहले आप जिन जिन अधिकारियों को स्कूल का भौतिक सत्यापन करवाने के लिए भेजते हैं, तो मेहरबानी करके आप उनका अच्छे तरीके से उनको प्रशिक्षण देकर भेजें, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, 75% जो बच्चे हैं उनके आधार को लेकर चल रही है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमने जैसे गांव के अंदर, जैसे मेरे गांव में जहाँ मैं स्कूल चलाता हूँ, आधार रखते हैं कम से कम 500 जन पढ़ाने के लिए। गांव में आधार कितने रहती है और विभाग ने एक फर्म जारी कर दिया कि 7 दिन के अंदर आप 75% बच्चों के आधार अपडेट करें। हम पूरी कोशिश करते हैं, हम भी चाहते हैं कि आधार हो। तो आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि इसके बारे में आप विभाग के कुछ अधिकारियों को लिखें, जैसे श्रीराम जी एलिमेंट्री के जो डीओ साहब है वो उस एरिया से आते हैं, तो अच्छे तरीके से पता है कि वहाँ की समस्या क्या है, वहाँ आधार कहाँ में पढ़ते हैं, तो एक पॉइंट पता है। तो आप जब वहाँ बैठे हैं तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप आधार के मामले में 75% जो आधार है, आरटी के बच्चों के आधार अपडेट कर दिए गए और शेष 75% बच्चों के आधार भी हम, लेकिन जो 7 दिन की जो फाउंडेशन डालना है बार-बार विभाग, उसको कृपया करके आप उसे पढ़ा देखें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आरटी के अंदर जिस प्रकार से पिछले समय में के बाद में कोरोना काल के बाद जब स्कूलें बंद थी और जब स्कूलें शुरू हुई, 75% जो बच्चे थे उन्होंने प्रवेश इधर उधर ले लिया। तो उन 75 बच्चों की टीसी करने के बाद, टीसी करने क्योंकि हम तो सरकारी में जाएंगे, वैसे भी फीस लगती है प्राइवेट स्कूलों में, तो जो आरटी के बच्चे थे वो हमारे पास रुक गए और शेष 75% बच्चों में से काफी टीसी कट गई। तो आपके जब अधिकारी आते हैं तो वो कहते हैं ये बच्चा कहाँ, मतलब जो 6वीं में पढ़ रहा है उनका भी वो पूरा रेशियो मांगते हैं, तो टीसी हम किसकी रोक सकते हैं? अगर टीसी रोकें तो आप कहोगे कि टीसी करोगी, और जब हम टीसी
हैं तो आप जितना 25% जो फीस है उस पर आप अड़ंगा डालते हैं आपके अधिकारी, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल ले। वास्तव में जो बच्चे 75% बच्चों की जो फीस यहाँ कटी है उनकी वजह से 25% बच्चों की फीस पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप इस बात को गंभीरता से लें। कुछ टेक्निक चीजें हैं जो आपके द्वारा सॉल्व की जा सकती है। और जैसे एक बच्चा जैसे 50 बच्चे हैं, 48 बच्चे हैं, 12 बच्चे उसके आरटी में आएंगे, तो वो ये कहते हैं कि बाकी जो 75% रेशियो पूरा होगा छठी में, तो ही हम उसको 12 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे छठी में। तो बीच के दरमियान जो फीस इकट्ठी है उस रेशियो को कृपया आप आरटी में नहीं माने। बच्चे फीस ले जाते हैं आरटी में, अगर निःशुल्क बच्चा हमारे पास पढ़ता है तो आपका दायित्व बनता है कि आप हमारी इस समस्या को, आपका दायित्व बनता है कि आप इस समस्या का समाधान करेंगे। उसके अलावा पिछले दिनों में बाकी कुछ जिलों में, बहुत से जिलों में आरटी का पोर्टल दोबारा खोला गया है, लेकिन जालौर जिला ने दुर्भाग्य है कि जालौर जिले से पोर्टल नहीं खोला गया है। और तो मैंने पता किया था, ऐसा मुझे सुनने में आया है कि अधिकारियों की डिमांड में पोर्टल खोला जाता है। अधिकारियों में ये डिमांड करें कि हमारे जिले में इतने स्कूलों ने प्रवेश देने से वंचित रही है, तो पोर्टल आपके जिले का भी खुल जाएगा। तो आपसे आग्रह कि मेरे जिले के काफी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने किसी कारण से आरटी में प्रवेश नहीं दे पाए सत्र में, तो आप अपनी रिपोर्ट बना के विभाग को भेजेंगे कि एक स्कूलें वंचित है, तो बेशक हमारे यहाँ भी प्रवेश आरटी का हो सकता है। इसलिए आपसे हमारा आग्रह रहेगा कि आप ये जो टेक्निक चीजें हैं इनको थोड़ा ध्यान देंगे, आप हमारी आवाज बनें। हम आपके शासकीय शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और विभाग जब हमें अच्छे तरीके से मॉनिटर करेगा, एक साथ खड़ा रहकर संबंध देकर काम करेगा, तो हम अच्छे तरीके से इस काम को कर पाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आरटी के बाद में बोर्ड परीक्षा को लेकर है। बोर्ड परीक्षा के दरमियान सभी से कुछ स्कूलें ऐसी हैं जिनके सेंटर इधर से उधर होते हैं, तो सेंटर से पूर्व हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि सेंटर आवंटन से पहले आप एक बार जो पुराने सेंटर चल रहे हैं, पुरानी व्यवस्था चल रही है, वहाँ अगर स्कूल संचालक को कोई बाधा नहीं है या दिक्कत नहीं है तो उसको आप छेड़े नहीं। और इसके अलावा अगर आप अपनी सुविधा अनुसार कोई सेंटर करना चाहते हैं तो कम से कम उस स्कूल संचालक को विश्वास में लेके करें, ताकि उसको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऐसी करता हूँ। इसके अलावा सभी संचालकों को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा संघ की तरफ से, आप अच्छे तरीके से निश्चित रूप से हमारे जो लीगल काम है उस काम के लिए अधिकारियों से समय समय पर मिलते रहेंगे और समय समय पर काम करवाते रहेंगे। पहले से बोलने दे दिया, मेरा प्लान ये था कि ब्लॉक अध्यक्ष सारे आज अपनी समस्या लेके आए हैं और अभी वो रखेंगे। उसके बाद हम डीओ साहब, आज भी हम डीओ साहब को बाद में देंगे कि हमारी ये समस्या है। मैं उम्मीद करता हूँ विभाग के अधिकारियों से कि आप हमें छोटा भाई समझकर हमारा जवाब नहीं बना रहे, हम आपको व्यक्तिगत तरीके से आरटी हमारी समस्या है वो कह रहे हैं, और हम आपसे हमेशा अपेक्षा करते हैं कि आप इस पर खरा उतरेंगे। आज सारे ब्लॉक अध्यक्ष जो आपके पास बैठे 11 ब्लॉक अध्यक्ष, ये अपने अपने ब्लॉक की सारी समस्या लेके आए हैं और ये मुझे देंगे, और मैं 1, 2 या अगली जब जिला कार्यकारिणी की मीटिंग होगी या जब भी तय किया जाएगा तो हम आपके सामने आएंगे, वो पूरा चिंता लेंगे। तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमारी समस्या को सुने और उसका समाधान करें। 20-21 की जो एडमिशन चल रही है, सर मैंने कहा था रेड लाइन की प्रॉब्लम चल रही है, तो कुछ रेड लाइन की प्रॉब्लम कुछ स्कूलों की थी, तो उन्होंने भी जो प्रयास किया तो खुली है। जिन जिन के रेड लाइन की जो प्रॉब्लम चल रही है उनके संदर्भ में विभाग के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी इस समस्या को आप खुद अपने स्तर पर हमें मार्गदर्शन करेंगे, हमें क्या करना चाहिए ताकि ये रेड लाइन वाली समस्या है ये खत्म हो जाए और सारे स्कूलों को इसका फायदा मिले। अगर हम हमारे लेवल में मेल करें तो हम वो करने के लिए तैयार हैं, अगर हम आपको मेल करें और आप डायरेक्ट उसको करें, जो आप हमें रास्ता बताएंगे, लेकिन एक रास्ता मुझे जहाँ तक पता चला है कि विद्यालय संचालक द्वारा मेल करने पर इसका रास्ता निकलता है, तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये तय करें कि कितने विद्यालयों की रेड लाइन वाली प्रॉब्लम है और किस वजह से है। उसके बाद में हम सभी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि रेड लाइन की वजह से श्रीमान जी दो किस्तें रुकी हुई पड़ी है। आरटी की 2 किस्तें रुकी हुई पड़ी है और एक गांव में स्कूल चलाने वाले के लिए आरटी एक संबल की तरह काम कर रहा है, और जब पैसा का रुका हुआ पड़ा है, आप हमारे अभिभावक की हैसियत से इसमें सहयोग करें। मैं अपेक्षा और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को सुनेंगे, और हम ये चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे और आपके बीच में कोई कंट्रोवर्सी हो। मैं भरोसा दिलवाता अच्छे तरीके से काम करेंगे तो हमारे बीच में कभी कंट्रोवर्सी की स्थिति नहीं आएगी। और संचालक खुद ये चाहता है,
संचालक खुद ये चाहता है कि बार बार चक्कर काटने की बजाय अगर आप एक विधिवत 1 महीने में मेरी कोशिश या श्रीमान जिससे मैं डीओ साहब दोनों बैठक कर जाए, इससे मेरा आग्रह रहेगा। मैं जिला संघ आपसे निवेदन करता है कि आज अभी 600 स्कूलों ने भाग लिया है, 700-800 के आसपास स्कूल हैं जिले के अंदर। आप एक दिन कोई हमें दे दें भले दोनों डीओ से, और हम हमारे लोगों की पूरी समस्या लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, ताकि आपका भी अब टाइम रोज रोज खराब न करें। कोई भी महीने का आप एक दिन आप कह दें कि आप इस दिन आ जाए, तो हम उस दिन हमारे पूरे लोगों की समस्या क्लियर करके आप देंगे, तो बार बार हम आपको डिस्टर्ब करेंगे और ना हमारे संचालक विद्यालय से बाधित होंगे। हम ये आपको भरोसा दिलवाते हैं कि हम शिक्षा अधिकारी को विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम अच्छे तरीके से विद्यालय संचालन राज्य के नियमों के अनुसार करेंगे और नियम के बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। आपसे अपेक्षा ये करते हैं कि आप हमारे जो आरटी के संदर्भ में जो हक की लड़ाई है उसमें आप हमारे सहयोगी बने, साथी बने, कोई मतलब अड़ंगा न बनाकर, अड़ंगा न डालकर आप हमारा सहयोग करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जो मुख्य दोनों डीओ साहब विराजमान है, जिनके लिए थी हमारी सबसे बड़ी समस्या है टीसी। फीस लेने का हमारा एक ही जरिया है टीसी। कोई भी स्कूल, आपके गवर्नमेंट स्कूल की बहुत सारी स्कूल ऐसी है जो बिना टीसी के एडमिशन देते हैं। एक ही नियम और आप जिले से एक ही ऑर्डर निकाले कि बिना टीसी के न तो कोई प्राइवेट एडमिशन दे और न तो गवर्नमेंट एडमिशन दे, तब जाकर के हमारी फीस का कलेक्शन होगा, उनको जो हमारा बात होगा। ये हमारी बहुत गलत समस्या है। हमें टीसी रोकते हैं तो शिकायत लेकर के आपके पास आते हैं, और शिकायत की मेन समस्या होती है कि उनको फीस नहीं देगी। इसलिए अब तो हमने हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर लेकर के आगे कि निजी स्कूलों में यदि पढ़ा रहे हैं तो फीस देनी जरूरी है। इसलिए आपसे कर्म निवेदन है कि बाकी जिलों से ऐसा ऑर्डर निकल चुका है, अपने दालों से अभी ऑर्डर नहीं निकला है। तो आज इस शुभ अवसर पर आप ये ऑर्डर निकाले कि जितनी भी इस सत्र और पिछले सत्र से जितने भी बच्चे, चाहे गवर्नमेंट में पढ़ रहे चाहे प्राइवेट में पढ़ रहे, फर्स्ट से लगा करके 12th तक जो बिना टीसी के एडमिशन हुए उनको टीसी बनवाई जाए, इतना आपसे कर्म निवेदन रहेगा। धन्यवाद। डीओ प्रारंभिक से कि हमने हमारे स्तर पर जिला संघ के थ्रू एज एडवोकेट मैंने नोटिस प्रेषित किए थे। नोटिस 2 प्रकार के थे। एक तो नोटिस स्कूल जो टीसी दे रहा है, बिना टीसी के एडमिशन दे रहा है, उसको विभाग की कार्रवाई का हवाला देते हुए दिया था, और एक अभिभावक को दिया था मनी रिकवरी का केस लगाने के लिए। एक स्कूल संचालक 7 बार स्कूल चलाता है, उसकी 5 से 15 या 50 हजार रुपये फीस होती है, और बिना फीस दिए, बिना टीसी दिए, बिना नो ड्यूज के वो किसी और स्कूल में एडमिशन करवा देता है। वो भले स्कूल प्राइवेट हो, वो स्कूल भले गवर्नमेंट हो। तो ऐसे कम से कम मैंने एज एडवोकेट 50 के आसपास नोटिस प्रेषित किए थे, और उन नोटिस का परिणाम ये निकला था, अहोर ब्लॉक के अंदर अच्छा खासा परिणाम आया, और जालोर ब्लॉक में ऐसे सीडीओ जिला के आप थे, और मैं बड़ी प्रशंसा करूंगा कि एक केस बाद में बना था, और आपने एक टीम गठित की, आपने एक टीम गठित करके उस पूरे विषय का संज्ञान लिया, और आखिर में ये पाया कि ये टीसी इल्लीगल है, और ये कानूनी तरीके से हो, और तो उसको आयु के अनुसार एडमिशन किया जाने का प्रावधान है। और आपने कमेटी बनाई थी, और ये कमेटी ने हमारे नोटिस का संज्ञान लेते हुए उस स्कूल संचालक को कहा था कि आप किसी मंगाइए या उस बच्चे का नाम काटिए, और आपने निस्तारण करवाया था। बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जानवी के अगर मैटर बना था, एक जानवी में स्कूल चलती है और उसके कम से कम 12 से 13 स्कूल है, वो बिना टीसी के एडमिशन करती है पीओ जानवी ने। मैंने पीओ जानवी को नोटिस प्रेषित किया, मैंने सीडीओ चितलवाना को नोटिस प्रेषित किया, और मैंने
कभी भी चालू है, उनका बैकलैग में एडमिशन कभी भी किया जा सकता है। ये दोहरे मापदंड क्यों? हम चाहते हैं आप हमारे भाई बाप हो, आपके सामने हम हमारी मांग रख रहे हैं और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इन मांगों को सहज स्वीकार करेंगे और दूर करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो सीडीओ साहब यहाँ पर विराजमान हैं, आपका बड़ा दिल रख करके आपको हम माई बात मानते हुए कहना चाहेंगे कि ना गिर कर देता है, ना गिर कर देता है, ना तोड़ कर देता है, ईश्वर जब भी देता है दिल खोल करके देता है। तो ऐसे ही हमारे बीच में मौजूद सीडीओ साहब चुनेलाल जी प्रयास करूंगा कि आप मंच पर आए और हमें जो भी दे वो दिल खोल करके दे। आपकी जोरदार तालियों के साथ में सीडीओ साहब का शुक्रिया। जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन मंच पर विराजमान विजय संघ के जिलाध्यक्ष जी, जिला शिक्षा अधिकारी माननीय प्रयाग साहब, किशोराम जी, रेडियो साहब, मेरे साथ राजेंद्र पाल जी, मंच पर विराजमान गुरुदेव चरणों में नमन। निजी शिक्षक संगठन के तमाम पदाधिकारी, भाई सुरेंद्र जी, अल्लाह जी एवं सम्मानित मंच, सामने विराजमान राजस्थान के जालौर जिले के वो तमाम शिक्षाविद जिनकी बदौलत हमारा जिला राजस्थान के अंदर शिक्षा में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपकी मेहनत की बदौलत आज हमारा जालौर जिला उत्तरोत्तर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। आपके इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आप लोगों ने आपके खुद के हितों के साथ साथ में छात्र हित पर भी मंथन और विचार करेंगे। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने हित के साथ साथ में छात्र हित किस तरीके से पूर्ण किया जाए उस पर भी विचार जरूर करेंगे, क्योंकि आज का छात्र जिस तनाव के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, इस प्रकार के प्रेशर झेल रहा है, उन तमाम तनाव से मुक्त शिक्षा मुहैया करवाएंगे ऐसी अपेक्षा आपसे रखी जाती है। साथ साथ में शिक्षा विभाग भी आपसे कई सारी अपेक्षाएं रखता है। मैं अभी आज ही एक मीटिंग का हवाला होता है कि अभी राजस्थान सरकार की योजना चल रही है पालनहार योजना, जिसमें राजकीय विद्यालय और निजी विद्यालय के तमाम छात्रों को लाभ मिलता है। वर्तमान में जालौर जिले में 8,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी पालनहार योजना में अत्यंत प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है, उनकी वजह से उनको पालनहार का लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे विशेष आग्रह करूँगा कि आप लोग आपके विद्यालय में जो व्यक्ति या जो छात्र पालनहार की योजना से लाभान्वित हो रहा है, उसका अत्यंत का प्रमाण पत्र आप लोग ई-मित्र पर अपलोड करें ताकि उसको अधिक फायदा मिल सके। अभी आपके जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा कई सारी समस्याओं का जिक्र किया गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आपकी समस्याएं हैं जिनका उचित निराकरण हम करेंगे। आरटी के भुगतान की बात है, हमारे पास में 5 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त हुआ, हमें लगभग 7 लाख रुपये हमारे पास है, बाकी भुगतान हमें आपका कर दिया। बिलों की स्थिति के बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब भी आपका बिल पोर्टल से जनरेट करते हैं तो एक टोकन नंबर जारी होता है। आप लोग ऐसा कार्य करें ताकि बिल जल्दी से जल्दी हमारे कार्यालय में पहुँच जाए, क्योंकि जब हार्ड कॉपी हमारे पास आएगी तो हम उसका भुगतान कर सकते हैं। तो कुछ विद्यालयों में जैसे 12 नंबर का बिल आ चुका होता है लेकिन 1 नंबर का बिल नहीं पहुँच पाता है, तब तक उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप समय में बिल पहुँचा दें और आरटी की जो भी राशि हमें प्राप्त होती है निर्धारित समय में आपका भुगतान करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी एक समस्या आधार अपडेट करने की थी, तो ये सरकार की गाइडलाइन है, चाहे वो राजकीय योजनाएं हो चाहे
जितनी योजनाएं हों सबके अंदर आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। तो आप लोग जल्दी अपने फॉर्म जमा करा, उसके साथ आधार कार्ड की कॉपी अवश्य भेजें। अभी जिला अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर आधार की स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल हर ग्राम पंचायत का ई मित्र है, और अगर ग्राम पंचायत में नहीं है तो हर तहसील हेडक्वार्टर का ई मित्र है। अपन अगर अभिभावकों को प्रेरित करें तो आधार कार्ड बनाया जा सकता है, और अगर आधार कार्ड बनाना अनिवार्य है, तो विभागीय निर्देश है, आप लोग आधार कार्ड बनाएं। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस कार्य करेंगे। डेडलाइन की स्थिति ये इसलिए आई कि सरकार के द्वारा कोविड-19 के अंदर काटी गई जो व्हाट्सएप के माध्यम से या मल्टीमीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाया जाना था, लेकिन कुछ निजी विद्यालयों के संचालकों के द्वारा जो मोबाइल नंबर अपडेट किए गए थे वो 4G हैंडसेट के नहीं थे। इसकी वजह से वो डेडलाइन आ रही है हमारे द्वारा। जल्दी आपके जो शिक्षक साथी आए हैं, जो संचालक आया है, उसने जो समस्या हमारे सामने रखी है, बकायदा विभाग से पत्राचार किए, और अभी ये माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के संज्ञान में भी है। वो जल्दी इस पर एक कमेटी बनी हुई है और आपके इसका भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पुनः कोई भी इस प्रकार की समस्याएं हो, आपके संगठन के पदाधिकारी उससे वार्ता के लिए आ सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं होगी उसका हम समाधान करेंगे। मेरा आपसे आज की इस मीटिंग में यही कहना होगा कि पालमनाथ में जो छात्र हैं उनका जो भी आधार से या उनका जो ये मित्र पर जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है वो अपलोड करवाएं, ऐसा विश्वास रखता हूँ मैं। उन्हें आप लोगों ने बुलाया और जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। ये माध्यमिक आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोगों के बढ़ाएं। जो अभिभावक अपने विद्यालय में रहता है, बहुत बड़े शिल्पकार हुआ, क्या कहा है, सदगुरु ऐसा चाहिए जैसे लोटा डोर गला फंसा में आपनों भावे नहीं को। बहुत बड़े शिल्पकार हो, इतने बड़े शिल्पकार हो कि आप उस बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, सैनिक, शिक्षक, जो आप तराशो उसको, एक शिल्पकार उस पत्थर को कैसे तराशता है, आरटी वो समस्या समाप्त सब होगा, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अपना मूल उद्देश्य क्या है, उस बच्चे को, उस नौनिया को वट वृक्ष बनाना है। वो बच्चा आगे जाके समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सके। एक बात, खूब पढ़ा तो सूरज सा चमकेगा, खूब पढ़ा तो सूरज सा चमकेगा, थोड़ा पढ़ा लिखा चंदा सा चमकेगा। अक्षर ज्ञान अगर है तो तारे जैसा, अनपढ़ रहकर बना अमावस भटकेगा, अनपढ़ रहकर बना अमावस भटकेगा। सब बच्चों को सूरज बनाना है, चंदा बनाना है। अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब एलिमेंट्री ने मैंने भी नोट कर ली है। आपके लिए महीने की हम दोनों मिलकर एक डेट फिक्स कर लेंगे। आपके जितने भी ब्लॉक की ये पदाधिकारी बैठे हैं, मिलके आपको जो भी समस्या है समाधान बिल्कुल करेंगे। अपन एक ही है, अलग नहीं है। ये मत बोले ये माँ बाप कौन है, अभी सामने का ईश्वर, और अपन को जन्म देने वाले, और मालिक ने भेजा है काम करना है। वहां ब्याज जुड़ेगा कहाँ, उस अकाउंट में। इसलिए निस्वार्थ भाव से सबको काम करना है। एक एक मैं बताऊं, आपने पालन आदि बताई, मैं आपको बताता हूं नवोदय। ये आप संकल्प देखो, सम्मेलन रोज ही होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन एक गांठ बांध लो, मेरे स्कूल से 5 बच्चे न्यूनतम नवोदय में सिलेक्शन होना चाहिए। ये आप संकल्प लेके जाओ। 12वीं तक बच्चा मुफ्त पढ़ेगा, और नवोदय के जितने भी बच्चे निकले हैं अच्छी पोस्टों में पहुंचे, वो अपने गुरुजनों को याद करते हैं। हम भी अपने गुरुजनों को याद करते हैं, जिन्होंने 2 अंकों की 4 आंखें किए, कितने अपने गुरुजनों ने। आपसे मेरा निवेदन है
प्रत्येक बच्चे को ऐसी शिक्षा, जितना मैं ये नहीं कहता कि 100% पूरा आप जॉब को, जितना आपके स्टाफ में आप में सामर्थ्य है, उन बच्चों को योग्य बनाओ। तासो ये बच्चा संगीत में जा सकता है, ये ड्राइंग में जा सकता है, ये पढ़ने में है, इसको साइंस दिलवाओ, इसको कॉमर्स दिलवाओ, मॉनिटरिंग करो। कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। कई विद्यार्थी अभी जुलाई में जिला कलेक्टर महोदय ने जिले के टॉपर 5 बच्चे आए थे, उसमें से निजी विद्यालय में 3 बच्चे थे और उनका वहां सम्मान हुआ था। कलेक्टर ने खुद निजी विद्यालय के 3 बच्चे और 1 राजकीय विद्यालय का। आप कम नहीं हो। हनुमान जी को कहते हैं ताकत खुद पे आपके अंदर, जब वो बहुत कुछ कर सकते हो आप। आपकी जो भी समस्याएं हैं, मैं पुनः कहता हूं, हम मिल बैठ के दिनांक फिक्स कर लेंगे। जितनी भी हमारे यहाँ आरटीआई का 3 करोड़ का पेमेंट था, 44,000 शेष बचे हैं। अब वो रेड लाइन वगैरह लाइन टेक्निकल बात वीडियो सब साथ में समाधान करेंगे, पेमेंट मिलना चाहिए। और जिसका भी ड्यूएस का वगैरह का 2-2.5 करोड़ जो भी है समाधान करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और दिल से कह रहा हूँ, इस मंच से कह रहा हूँ आपके सामने, हम आपके साथ ही हैं, बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सभी का एक बार मंच का आपका बुलाने का डीओ माध्यमिक विद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आश्वस्त किया कि हाँ आप और हम एक ही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने एक बात उठाई थी, डबल डाइस। आदरणीय मंचा सिंह डीओ साहब, एलिमेंट्री सेक्रेटरी, निजी विद्यालय संघ के जिला अध्यक्ष एवं पूरी कार्यकारिणी एवं समस्त मंचा सिंह अतिथियों और विद्वान शिक्षक बंधुओं, मैं औपचारिक मेरे इस भाषण को मैंने प्रोटोकॉल से इतर, क्योंकि हमारे डीओ साहब का संबोधन हो चुका है। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी जो मैंने सुनी, तो मेरे दिमाग में जो विचार आया कि कुछ आपकी समस्या का समाधान हो सके तो जरूर बताया जाए। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि मेरे पास भी कुछ महीने एलिमेंट्री का आदमी का चार्ज रहा था और उस समय हमसे जितना हो सका, लेकिन मेरे कार्य के दायरे में देख जितनी मदद आपकी कर सका उतना करने का प्रयास किया। आज भी मंत्री सर ने कहा कि डबल डाइस की प्रॉब्लम है, निश्चित है। तो दोस्तों, ये 101 जो फॉर्म आप जब यूनिडाइस फिलअप करते हैं तो उस समय भरा जाता है, या आपके स्कूल से भरा जाता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जिस समय आप ये भरते हैं उस फॉर्म में ही जैसे डबल डाइस करते हैं, तो जिसको आप कंटिन्यू रखना चाहें उसको तो रखते हैं, जिससे बंद करना है उसमें आपका इसमें क्लोज का ऑप्शन रखें। आपके यहाँ से ये रिक्वेस्ट आएगी और वो रिक्वेस्ट हम एक दिन आगे राजधानी स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करेंगे और वहाँ से ये रिक्वेस्ट है जो प्रपोजल है पूरा MHRD भारत सरकार में लीगली हो जाएगा और वहाँ से ये डाटा है वो डिटेल वो बनेगा। ये पूरा एक प्रोसीजर फॉलो होता है। इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमारा जो MIS है समग्र शिक्षा का, उसके नंबर में अभी आपके कार्यकारिणी या अध्यक्ष जी को दे दूंगा, उनसे बात करना। किशोर सिंह जी है, तो वो आपको टेक्निकल सपोर्ट करते रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी उनके नंबर आपके ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। आपने बुलाया, मौका दिया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, कीमती समय निकाला और डबल डाइस के बारे में बताया। तो कार्यक्रम इस मोड़ पर पहुंचा है, तो मैं तमाम संचालक साथियों की भावनाओं की कदर करते हुए कहना चाहूँगा, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, ये तो एक पन्ना था, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी कामयाबी बेहिसाब बाकी है, अभी कामयाबी बेहिसाब बाकी है। तो अभी तक तो हमारा हिसाब किताब होना बाकी है। हमारे तमाम अतिथि महोदय आए और उन्होंने कीमती समय निकाला और हमारे बीच में आकर के उन्होंने हमारी समस्याओं को ठीक करने का आश्वासन दिया। इसीलिए आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मैं इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव में
सभा में उद्बोधक के रूप में श्रीमान स्वामी श्री कवि स्वरूप दास जी विद्यमान से निवेदन करूंगा कि आपका इस सानिध्य में ये संदर्भ होने जा रहा है, तो आप मंच पर आइए और हमारे बीच में मंच में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, पूर्वाध्यक्ष और सभी लोगों के अध्यक्ष एवं सभी स्कूल संचालक लोगों को हमारा नमस्कार। ये जो जालोर के अंदर निजी विद्यालय संघ का 9वां सम्मेलन है। ये सम्मेलन होना क्यों जरूरी होता है कि एकता में अनेकता है। हमने बहुत अपने बुजुर्गों के जो हो गए उन्होंने मुझसे अपनी बातें सुनी थी कि अनेकता में एकता है। जो हमारी एकता होगी तो हमें कोई हिला नहीं सकेगा। एक कहावत है, ताश का जोकर, ताश खेलते होंगे, उसमें जो जोकर आता है और स्वयं का अपने की ठोकर, ताश का जोकर और फिर अपने की ठोकर, वो जिंदगी को हिला देते हैं। वो जिंदगी को हिला देती है। क्यों हिला देती है? कि ताश का जोकर आने के बाद क्या दुनिया में गई और ये जिंदगी ऐसी है अपने के अपनों ने जो ठोकर मारी है तो फिर संभलना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए मित्रों कि ये जो मंच है काफी दिनों से अपना ये अध्यक्ष महोदय का जो चुनाव हुआ था अपने पूरी कार्यकारिणी का, उसके अंदर बहुत सारा मनमुटाव होता है। एक गांव की सरपंच की जो चुनाव होता है उसके अंदर भाई भाई का झगड़ा हो जाता है। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा यहाँ पर, लेकिन ये चुनाव के बाद अपनों के प्रति काफी सारे एक दूसरों के प्रति मनमुटाव हुआ था। वो मनमुटाव चुनाव खत्म होने के बाद मैं कहता हूँ वहीं छोड़ के चलना चाहिए। अरे हम तो यार बच्चों को सिखा रहे हैं, हम तो बच्चों को सिखाते हैं कि भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, और हम करेंगे तो बच्चों को क्या कहेंगे। जैसे हमारे साधु कहते हैं कि एक भाई कथा सुनने के लिए गया, साथ में उसको छोटे पौधे को लेकर गया। भाई थोड़ा ऊपर की आवाज थोड़ा कम करना हो। हाँ, तो उस पोते को साधु ने कहा कि बेटा कथा कैसी लगी तुझे? तो पोते ने कहा बहुत अच्छी लगी। दूसरे दिन वो दादाजी उस पोते को कथा में नहीं लाए। उस कथा में नहीं लाए तो स्वामी जी ने पूछा कि भाई क्यों नहीं लाए वो बच्चे को? कि स्वामी जी कहीं उसको रंग लग जाएगा और साधु बन जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसकी माँ को जवाब कैसे देंगे? घर में रहने के लिए कि भाई इसलिए नहीं लाए। साधु ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई तुम कितनी सालों का हुआ कि 70 साल का हुआ मैं, तो कितनी साल से कथा सुनता है? कि 60 साल से कथा सुनता हूँ। जब मेरी समझ आई तब से मेरा दादा मुझे कथा सुनने के लिए लाते थे। तो तुझे कभी साधु बनने का कभी स्वप्न में ख्याल आया? अरे मुझे कैसे आएंगे? हाँ, हम तो यहाँ का सुना हुआ यही छोड़ के जाते हैं। अरे भाई तुझे ना आया तो तेरे पोते को कहाँ से आएगा? इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा कभी ये चुनाव की जो परिभाषा जो होती है, उस चुनावों की परिभाषा में हमें वहाँ का वहीं छोड़ के रहना है। और नवाचारों की बात जो करते हैं, मैं भूटी में गया था, शायद वो संचालक मित्र यहाँ होगा नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं हर बार ये बात को याद करता हूँ कि वो भूटी वाले ने एक सामान्य छोटी सी स्कूल चला रहा था, लेकिन उसने कहा कि हमारा जो ब्लॉक है उस ब्लॉक की बदौलत आज हम यहाँ पर ये स्कूल चला रहे हैं। तो वो आहोर ब्लॉक के अंदर आते थे, जो आहोर ब्लॉक के अंदर जो नवाचार वगैरह जो क्रिया होती है बहुत सराहनीय। फिर दूसरी एक मैं सभी से निवेदन करता हूँ, ये करना नहीं चाहिए लेकिन कोई बुरा मत मानना, हमारा जो एक तो लोकल ब्लॉक होता है उसमें भी हम सब होते हैं और एक जिले का संघ होता है उसमें भी हम सब होते हैं।
उसके अंदर कभी कभार काफी सारी टिप्पणियां हो जाती है। नाराज को तो ना कोई मंच के ऊपर हो या मंच के नीचे हो, लेकिन हम हमारी मर्यादा को छोड़ देंगे, कोई भी हो। कहावत ऐसी है कि बुरो बुराई छोड़े, ये गुजराती है, बुरा बुराई न छोड़े तो भला भलाई नहीं छोड़े। वो बुरा जो बुरा व्यक्ति है उसकी बुराई करने का नहीं छोड़ता है, तो हम भले हैं भला, हम हमारी भलाई कैसे छोड़ देंगे। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ कि उस ग्रुप में मैं भी हूँ, इसलिए देखता हूँ मैंने सिर्फ इतना, हमारे भाई साहब त्रिवेदी जी का एक पिक्चर आया था, त्रिवेदी जी का एक पिक्चर आया था, तो मैंने सिर्फ छोटी सी कॉमेंट की, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। मैंने बोला इस पिक्चर के बहुत सारे आगे कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ मैंने लिखा था। मतलब सीख लेनी है उनसे, मैंने कोई उसके प्रति बुरा नहीं कहा था कि क्यों वहां गए क्यों नहीं गए। हमने एसएसटी को प्रतिस्पर्धी क्यों मान लिया, और सबसे ज्यादा हमारे मुंह में एसएसटी का ही क्यों नाम आता है। जैसे बीजेपी वालों का कांग्रेस को, कांग्रेस वाले को बीजेपी का, और किसी का नाम आता है, जो प्रतिस्पर्धी होता है उसका नाम आता है। मैं कहता हूँ वो उनकी जगह करते हो तो करने दो, वो करते हो तो उनके हिसाब से, मैं कहता हूँ 100% सही करता होगा तो करने दो। मुझे तो ये मंच सारा देता है, वो सारे निर्माण में आए थे और हमें बहुत सारा उत्साह प्रदान किया था। मैं भी इनकी स्कूलों में गया था, तब जाकर मुझे जो लगा वहाँ मैं रहा, और किसी को कहीं लगे तो वहाँ है। लेकिन किसी भाई साहब ने कहा था दूध और दही दोनों में पैर मत रखना, वरना कोई कभी हाथ पकड़ने नहीं आएगा। लेकिन अपना संघ ऐसा है, अलमेला के नाम कुछ दिया है, जालोर अलमेला से कुछ नाम दिया है, तो अपना जालोर संघ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारा संघ है वो संघ दिन प्रतिदिन ऐसी की ऐसी प्रगति करते रहे। और एक थोड़ा बात का मुझे प्रकट का कहना था, जो सुराना वाला, मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूँ संघ ने मदद की या नहीं की, वो मैं नहीं कहता हूँ। उन्हीं के हिसाब से उन्होंने जो मदद की होगी, जो गए होंगे, आश्वासन दिया होगा, वो सब दिया होगा। लेकिन हमारी फर्ज बनती है, हमने ग्रुप में मैसेज छोड़ा था, काफी सारे भाइयों ने भी छोड़ा था, उसमें यही था कि स्कूल वाले को जरूरत है तो स्कूल को मदद करो, अगर बच्चे के परिवार को भी जरूरत है तो उसको भी मदद करनी हमारी फर्ज बनती है। वो भी हमारा शत्रु नहीं था, जो बच्चा वहाँ पढ़ के गया वो भी हमारा शत्रु नहीं था, और स्कूल चलाने वाला मित्र भी हमारा मित्र ही था। तो दोनों का हमें पक्ष लेना चाहिए, मतलब जब तक सच्ची बात ना आते तब तक। लेकिन सब लोग कहीं गए होंगे, वो प्रकरण हमें, आज मैं भाई साहब आ रहा था तो जबरा जी की बात खड़े थे निर्माल में, और एक मैं नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि यहाँ हमारे पत्रकार भाटी साहब भी खड़े हैं, और भी पत्रकार मित्र होंगे, कोई बुरा मत लगाना, लेकिन वहाँ ऐसा कहा, मैं नाम नहीं लेता हूँ, आपके संग में एकता नहीं है, मतलब वजन नहीं है। तो हमारे भाई साहब ने कहा कि वजन कैसे नहीं, आप बताओगे वजन कैसे नहीं, हमारा वजन तो बहुत है भाई। इसलिए तो ये देखो आज संख्या, और ये सभी जो बैठे हैं वो सब स्कूल संचालक है, ना कोई भाड़े से आए। यहाँ जो यहाँ पर खड़े हैं वो सब एक स्कूल संचालक है, छोटा हो या बड़ा हो, स्कूल संचालक तो स्कूल संचालक होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँ, हमारे ये सब जो वडील हैं तो बहुत इसके लिए जानकार है, उनको सबको कहूँ आप सबको सपोर्ट करना। और युवराज जी ये काम जो कर रहे हैं उनको भी अपने सबको सपोर्ट करना है। सपोर्ट वो करना है कि आप यहाँ रहो, आप हमारे हाथ हैं, हम आपके हाथ हैं, क्यों हम मदद करेंगे तो ही वो काम कर सकेंगे। तो हम सबको मिल के युवराज जी के साथ रहना है और सारी कमेटी को भरोसा दिलाना है ऐसे हम एक साथ बने रहेंगे तो हमारा काम होता रहेगा। अस्तु। जय संघ, जय भारत। आपके सारे दिन में ये सम्मेलन होने जा रहा है और हमें पक्का भरोसा है ये सम्मेलन सफल होके रहेगा, और हमारे संगठन को कोई नहीं रोक सकता, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये संगठन और इस संगठन की जड़ें इतनी मजबूत है कि किसी से हिलने वाली नहीं है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन की अगली कड़ी में
हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष विश्व पितामह श्रीमान बलाराम कृष्ण साहब से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और उद्बोधन से हमें लाभान्वित करवाएं। श्रीमान बलाराम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष। और आप सभी सम्मानित संचालक बंधु, मेरे मित्र, बहुत सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पे कही। मैं आप सभी का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ लाना चाहूँगा। अभी हमारे जिले की नवीन कार्यकारिणी का पिछले दिनों गठन हुआ था घोड़ेश्वर महादेव मंदिर में। बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीके से नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, उसका शपथ भी हो गया। बंधुओं, राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों को लेकर बहुत सारे संगठन बने हुए हैं और कई जिलों में भी, लेकिन जालौर जिले का जो निजी विद्यालय संघ है, ये अनूठा निजी विद्यालय संघ है जो रजिस्टर्ड है और पूर्ण प्रजातांत्रिक तरीके से संचालित होता है। दोस्तों, हम एक स्कूल चलाते हैं, स्कूल के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। हमारे अंदर एक अहम भी होता है जो हमें हर जगह अपना असर दिखाता है, एक स्वामी की तरह। बंधुओं, आदरणीय पाटिल जी के संरक्षण में ये जिला संसद खड़ा हुआ। आदरणीय सुप्री ने इसमें अपना पसीना बहाया, योगदान दिया। फिर मेरे पास आया, आप सबका अटूट विश्वास और स्नेह रहा। कोरोना काल में काफी हम लोग प्रभावित रहे और बहुत सारी जो समस्याएं थी इनका निराकरण भी हुआ। और अब ये बागडोर मित्र जगरा राम जी के कंधों में आगे खड़ी हुई है, उनकी कार्यकारिणी के कंधों में आगे खड़ी हुई है। मैं आज सम्मेलन के अंदर इस नवीन कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अपना कार्य बखूबी निभाएंगे, अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और जो अपने संविधान बने हुए हैं, जो नियम कानून, उसके अनुसार, विधान के अनुसार ये अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। पिछले दिनों भीनमाल में भी निजी संगठन का सम्मेलन था, हमारे भी कई साथी गए थे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब हमें बड़ा होना है तो हमारा दिल भी बड़ा होना चाहिए। आज हम उस सम्मेलन में जाने वाले भी हमारे साथियों का यहाँ स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमारे दिल के टुकड़े हैं और साथ जुड़े रहें। आपके सम्मान में किसी प्रकार का कोई लेश मात्र भी हमारे दिलों में फर्क नहीं है। हम एक रहें, अटूट रहें और आगे बढ़ते रहें। आपकी आज की जो उपस्थिति है वो ऐतिहासिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सम्मेलन में इससे दुगनी उपस्थिति अपनी होनी चाहिए। आज जो डीओ साहिबान यहाँ पधारे, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति देखी, एकता उनको नजर आई और उन्होंने अपनी
आगे बढ़ करके समाधान करने की बात कही। मित्रों, समय बहुत ही नाजुक चल रहा है। स्कूल चलाना धीरे धीरे बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, तब जाकर के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। सभी ब्लॉक अध्यक्ष, 11 ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ विराजे हुए हैं, उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ, उनकी कार्यकारिणी के मेंबर्स का भी अभिवादन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जालौर ग्रामीण ब्लॉक के तमाम संचालक, जिनको हम कोटि कोटि बधाई देते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था इस सम्मेलन के लिए दी। पिछले दिनों यहाँ पर आदरणीय प्रेम जी की स्कूल के अंदर मीटिंग की थी। इसमें बहुत सारे साथीगण, हम सांतों से भी आए थे, इसकी रूपरेखा बनी थी। हमने कुछ कल्पनाएं की थी कि भाई इस तरह का अच्छा एक सम्मेलन होगा, लेकिन मैं पुनः बधाई देता हूँ जालौर ग्रामीण के संचालकों को कि उन्होंने हमारी अपेक्षा से भी बहुत अच्छी यहाँ व्यवस्था की। एक बार इस व्यवस्था करने वाले तमाम साथियों के लिए ताली बजाएं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है ये पूरा मजमा। दोस्तों, हम यहाँ आए हैं तो कुछ यहाँ से अच्छी चीज लेके जाए, कुछ सीख के जाए, कुछ सिखा के जाए। स्कूल चलाने में हो सकता है किसी साथी को ज्यादा ज्ञान हो और किसी को कुछ समस्या हो। हम एक दूसरे के पूरक बने। हमें ये भावना को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए जिसमें हम एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, एक दूसरे का कंपटीशन करते हैं। एक एडमिशन के लिए हमारी भावनाएं बदल जाती है, दोस्त दुश्मन बन जाता है। मित्रों, मैंने अभी एक अनुभव किया है कि स्कूल के अंदर हम निजी स्कूल वाले हैं। हर कोई आता है, अभिभावक एक मालिक की तरह बर्ताव करता है। फीस देने के मैटर बहुत बढ़ चले गए हैं। हर व्यक्ति फीस देने में भी आनाकानी करते हैं। बहुत सारी बातें और भी है जो हम सार्वजनिक मंच से नहीं कह सकते। ऐसे में हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलेंगे, तभी जाकर के हम आराम से स्कूल चला पाएंगे। आप बच्चे कम रखें, फीस अच्छी रखें और बहुत मेहनत करें। हर बच्चे का एक बच्चे का ध्यान रखें। अगर हम बच्चे बढ़ाएंगे तो हर बच्चा को समस्या लेकर के आता है, समस्याओं का अंबार खड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह भी रहेगा कि हर ब्लॉक में एक ऐसी कमेटी बनाए जो किसी भी संचालक के सामने कोई समस्या आए वहाँ तत्काल पहुंचे। हमने ऐसा हमारे सांतों ब्लॉक में भी किया है। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान तत्काल किया है। इसलिए आप सभी से भी मैं कारगर निवेदन करूंगा कि अपने अपने ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष एक ऐसी कमेटी बनाए जो किसी आफत के समय या किसी समस्या के समय जो अनायास उत्पन्न होती है, आकस्मिक समस्या किसी स्कूल संचालक के साथ उपस्थित हो जाए, ऐसे में उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहे, सामंजस्य करे। आपने मेरे को सुना, बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। और आप अपनी वार्ता को संक्षिप्त रखते हुए और गाजर में साजर करते हुए, छोटी रखते हुए और उपयोगी रखते हुए वार्ताएं देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और अगर आप मेरी बात को समर्थन करते हैं तो एक जोरदार तालियां बजा दीजिए और आप उन वार्ताकारों से कहिए कि वार्ताएं संक्षिप्त, सुंदर और सटीक रखिए।
तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वार्ता की पहली कड़ी में आरटी से नवीनतम आरटी की, क्योंकि आरटी के बारे में जाना पहचाना शब्द है आरटी के बारे में, सब लोग आरटी की जानकार बन गए हैं। इसीलिए आरटी की वर्तमान तकनीकी और पेचीदगियां क्या आ रही है उसी पर जिक्र करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आरटी की नवीनतम और तकनीकी जानकारियां मुहैया कराइए और अपनी वार्ता को संक्षिप्त रखिए। हमें पता है कि आप अच्छे वक्ता है, इसीलिए आप वार्ता को जितना हो सके उतना संक्षिप्त रखिए। धन्यवाद। निजी विद्यालय शिक्षण जालोर अध्यक्ष श्रीमान जबराराम जी, संगठन के जनक श्रीमान के पाटिल, समस्त ब्लॉक अध्यक्ष और उपस्थित संचालक बंधु और ब्लॉक बीरमारा ब्लॉक अध्यक्ष और मुझे ये विषय मिला है आरटी अपडेट। समय का मैं इसलिए मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूँ कि आरटी के अंदर सबसे पहले रेड लाइट वाली समस्या काफी है आधार ऑथेंटिकेशन के अंदर, जो भी वर्तमान में आ रही है। भौतिक सत्यापन से पहले ही आपने को निचोड़ निकालना है, भौतिक सत्यापन से पहले इस चीज को क्लियर करना है। अगर भौतिक सत्यापन को सुव्यवस्थित तरीके से निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले आधार में जो 5 साल से पहले विदाउट फिंगर आधार कार्ड बनाए गए हैं, वो पुराने आधार ही अब तक आपके विद्यालय में चल रहे, तो उसको एक बार अपडेट करवा दें। दूसरी समस्या आधार से संबंधित उसके अंदर स्पेस की है, तो स्पेस हटाते हो तो आता है फर्स्ट और अंतिम नाम समान होना चाहिए। तो ये समस्या को ऑर्डर किया, तो इससे संबंधित जिलाध्यक्ष महोदय को कहूँगा इसको नोट कर ले, इसका कोई तोड़ नहीं है। एक किसी का शॉर्ट नाम है और एक जैसे किसी का नाम है महेश कुमार, तो कुमार हटाना है और महेश रखना है, तो इसके लिए आप केवल कुमार को हटा रहे हो, लेकिन इसके बीच का स्पेस है वो नहीं हटा रहे हो। तो स्पेस को भी एक बार डिलीट कीजिए या फिर पूरा डिलीट करके वापिस उसके स्पेलिंग लिखिए, आपका हो जाएगा। तो ये आधार से संबंधित ये समस्या है। दूसरी बात है रेड लाइन, अपने जो दावा पत्र आपने भेजे उनके अंदर, तो इनके अंदर काफी समय से आपने जो बैंक अकाउंट्स हैं जब खुलवाए थे उसी समय से वैसी स्थिति में है, उसको एक बार बैंक में जाके अपडेट कराए। अपडेट करवाने के बाद में पुनः अपना दावा प्रमाण जो प्रपत्र भेजा था आपने उसको भी रीसेट करवाए और वापस अपने IFSC कोड और बैंक अकाउंट में एंट्री करिए और सेव करें। उसके बाद में वापस क्लेम को भेजिए, तो वहां से 5 ऑर्डर जारी हो गए। अगली समस्या, अगली समस्या फीस कमेटी को लेकर के है। फीस कमेटी निर्धारण जो किया था आपने, उसके अंदर काफी सारी त्रुटियां रह गई हैं। किसी के फीस 17-18 वाली अभी जो वर्तमान में ये पिछली साल का जो पेमेंट भेजा है 22 का उनमें 17-18 की दिक्कत आ रही है, जो बढ़ती चीज बढ़ोतरी वो नहीं हुई है। तो इसके लिए भी 22 तारीख को एक ऑर्डर जारी हो गया है। उसके संदर्भ में आप आपको जो भी आपकी त्रुटियां है उसको लिखित रूप में देंगे, तो वहां से ऑफिस के द्वारा इसका अपडेशन हो जाएगा। शायद रेट से संबंधित है, शायद फीस से संबंधित है। फिर भौतिक सत्यापन के बारे में तो सबको पता ही है। भौतिक सत्यापन ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वार्ड को ये नाम देता हूँ। धन्यवाद।
प्रदान करना है। सर्वप्रथम हम सबकी कृपा रहेगी माँ सरस्वती के चरणों में सादर वंदन। भगवान श्री कृष्ण के शानदार इस मंदिर और परिसर में भगवान श्री कृष्ण को भी सादर नमन, और जालोर ग्रामीण और इस गांधी समाज का जो मैनेजिंग कमेटी है, शानदार व्यवस्था देने के लिए आपको भी सादर नमन। मंचस्थ समस्त अतिथिगण, संघ के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, समस्त कार्यकारिणी और समस्त शिक्षाविदों को मैं सादर अभिवादन करता हूँ। साथियों, किसी ने ठीक कहा है कि संघ सच के कलयुग है। इस कलयुग में यदि संघ के नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और जैसा कि मंच से कहा गया कि इस संघ की जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रक्रिया लोकतंत्र है, तभी कुर्सियाँ भरी हुई है। मैं स्कूल सेक्टर में 2018 से हूँ, लेकिन कॉलेज सेक्टर में 2007 से हूँ, तो मैंने इतना व्यवस्थित संगठन पहली बार देखा है। मैं समझ जो कि जिस व्यक्ति ने इसका बीजारोपण किया और वहाँ से लेके वर्तमान जिला के सबकी मैं तारीफ करना चाहूँगा खुले मन से कि आपकी मेहनत और प्यार का परिणाम है। साथियों, इस दुनिया के अंदर यदि कोई सबसे बड़ा परमात्मा की चीज है तो वो हमारी शिक्षा है। आप यदि सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज दिन तक यदि देखेंगे पाएंगे तो जो जो परिवर्तन हुए हैं वो शिक्षा के बदौलत हुए। और हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हम लोग इस दुनिया के सर्वोत्तम प्रकल्प को अपना रहे हैं और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम सबको गर्व की अनुभूति के साथ ये दम ठोक के अपने मैदान में लग जाना चाहिए कि हम एक बहुत अच्छे शिल्पकार के तरह एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हमारे सामने अभी कुछ दिनों के पहले के हालात, आज के न्यूज़पेपर और हर बार बदलती सरकारों के रवैये को हम लोग देखें तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारे सामने अभी आरटी का चीज हुआ, पोर्टल का हुआ, इसके अलावा सबसे बड़ा जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बड़े से बड़े सेक्टर, बड़े से बड़े राजधानी इस एजुकेशन सेक्टर में आ रहे हैं तो वो लोगों को इतने साउंड है पैसों से, पॉलिटिकली रूप से, वो जब चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे तो तब हमें याद आएगा यह संकल्प। इसलिए हम सब लोगों को इस अभी से पानी आने से पहले ही पाल बांध कर हम लोगों को ये हो जाना चाहिए, तभी जाके हम हमारा आगे का है जो कर पाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड-19 के बाद में हमारे सबके तौर तरीके बदल गए। हमने जो चीज़ सोची नहीं वो हो गई, इसलिए आज आईटी और तकनीकी का जमाना है। इसके साथ साथ हमें बदलाव करना होगा। हमारे एजुकेशन सेक्टर की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, हम सब लोग पूरे सर्व समाज को लेकर चलते हैं। एक बहुत बड़ी स्कूल है वो करोड़पतियों को लेकर चलती है, और एक गांव के छप्पर में चलने वाली स्कूल है गरीबों को भी लेकर चलती है। ये खूबसूरती है तो अपने इस प्रोफेशन में, इसलिए कहीं कोई किसी को कमजोर नहीं समझे। और जब इतना बड़ा संकट आपके साथ है तो कहीं हमें यात्रा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग, आप कल्पना कीजिए कि यहाँ कितनी संख्या है, वो संख्या सिर्फ स्कूल संचालकों की है। यदि हम इस रेशियो को मल्टीप्लाई करें तो एटलीस्ट हमारे पास कम से कम 30 एम्प्लॉय हम लोग रख रहे हैं। और यदि 800 स्कूलों को 30 लोगों से यदि गुणा करें तो हमारी कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, वो भी शिक्षा विदों की संख्या। तो आप अपने आप की इंपॉर्टेंस समझे। हम लोग गेम चेंजर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल। इसके लिए हमें खुद को मजबूत करना पड़ेगा, हमें खुद की अपनी क्वालिटी समझनी पड़ेगी। कुछ समस्याएं हैं वो हमारे खुद से जनरेटेड है। हम लोगों को कुछ न कुछ चीजें तय करनी पड़ेगी, फीस नहीं देते, हमें हमारा पेपर बनाना पड़ेगा, हमें क्वालिटी का डिजाइन करना पड़ेगा। मुझे जो जानकारी मिली है, मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि कुछ संचालक आज भी स्कूल संचालित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बैड प्रोसेस है। यदि हम लोग, हमारी लाइफ है, हम लोग एक दिन नहीं निकाल सकते क्या खुद के लिए, सेंटर के लिए। आपके पास क्या गारंटी है कि अभी आप यहाँ बैठे हैं और आपका संचालक है जो आप जिसके भरोसे छोड़ गए वो इसको शानदार तरीके से कर रहा है। हमें इन चीजों को समझना होगा। देखिए, जो
मन में कहीं नहीं है कि आज यदि वहाँ शिक्षक सम्मेलन में जाता, मेरे निजी काम करता, तो वो गारंटी के साथ है वो मन से नहीं पढ़ाएगा। तो एटलीस्ट हम लोग एक दिन कम से कम उसके लिए निकालें, और जब तक ये हम धारण नहीं करेंगे। मैंने कुछ लोगों से बात की, जब मैंने पता लगाया तो कह रहे थे यार मैं क्या करूँ, जो उपास चला रहा था, चला नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। हमारी मानसिकता हो गई है कि भगत सिंह तो पैदा हो तो पड़ोसी के घर में पैदा हो। हम स्कूल चला रहे हैं सर, कोई गला थोड़ी चला रहे हैं। एक पे एक एजुकेशन करके हम हमारी क्वालिटी बनाएंगे तभी वहाँ बैठेंगे। आज EPS का नाम क्यों है, आज बड़े बड़े लोगों का नाम क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक माइंड सेटअप किया, एक सिस्टम डेवलप किया। तो हम लोगों को भी अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके भी हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे और जितनी चुनौतियाँ हैं उसका सामना कर पाएंगे। इस चीज़ को हमें बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से बिठाना होगा। और यदि हम सोचते हैं कि एक दिन से कोई मेरिट क्रैश कर देंगे या एक दिन से कोई पहाड़ पर चल जाएंगे तो ये अपना फेलियर है। एक दिन से कुछ नहीं होता। एजुकेशन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और आदमी की अंतिम सांस में चलती है। तो ये कतई नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरिट में एक तो आपने क्या फर्क पड़ता है? आज की नई जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, आप उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसके अंदर मेरिट का कोई प्रावधान नहीं। सेल्फ असेसमेंट बहुत बड़ी चीजें हैं। अगली बार मैं कहूँगा कि बार इस पे बात कर रहे नेशन के माध्यम से 2 लोग की मैं कहूँगा कि 2 प्रस्ताव पारित करके यहाँ से भेजे। पहला कि जो BEd कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर, उनमें जो इंटर्नशिप करने वाले जो बच्चे हैं वो हमारी स्कूलों में आए। ऐसा सरकार ने क्या ले रखा है, जाए वहाँ पे बच्चे वो बच्चों को पढ़ाएं, एक फ्री स्टाफ मिलेगा और हमारी भी विश्वसनीयता कायम होगी। दूसरा, हमें सुबह उठते जो सबसे ज्यादा पाला पड़ता है वो ड्यूटी सड़कों से पाला पड़ता है। एक यहाँ से सन से जिंदा पटना जाना चाहिए। दिल्ली की कितनी सड़कें टूटी हुई, हमें 3 घंटे लगे झांटो में आने से। कहीं कोई किसी पार्टी व्यक्ति विशेष से नहीं, हाईवे पे मेरी बसें चलती है, जब तक बस कैंपस में नहीं घुस जाती सांसें अंदर रहती है। भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करे तो एक जिंदा पटना यहाँ से भी जाना चाहिए। नेताओं की आंख खुलनी चाहिए। और हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बाकायदा सोशल मीडिया का जमाना, ये चीजें खुली लिखें तभी हम हमारे फील्ड के अंदर लोगों के बीच में अपनी पैठ बना पाएंगे। समय की बहुत कमी है, बातें बहुत कह सकते हैं। मैं पुनः आप सभी का और विशेष तौर से जो जालोर ग्रामीण ब्लॉक है, शानदार व्यवस्था की हमारे मित्र भाई गाँव के हेमंत जी और उनकी पूरी टीम जो भी अध्यक्ष जी, शानदार व्यवस्था की। और आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय विष्णु साहब। अब बिना भूमिका के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वार्ता के रूप में श्रीमान मैं तो आप अगर खुद का अपना महत्व जानते हैं कि अपना जीवन क्या है, तो संघ का भी महत्व ऑटोमेटिक जान पाएंगे। अगर इस संघ को बोले कि संघ तो सिर्फ पढ़ना ही है, लेकिन इसको समझेंगे तो पूरा दिन लगेगा। इसकी महत्ता को जानेंगे आप, इसकी गहराइयों में उतरेंगे तो आपको इसका महत्व समझ में आएगा। पानी होता है, जब वो दूध के साथ मिल जाता है तो वो पानी नहीं रहता साथियों, वो दूध की कीमत का हो जाता है। अपन भी एक से एक यहाँ बैठे हैं, तो अपनी कीमत, इस संघ की कीमत तभी रहेगी जब अपन सब साथ चलेंगे। आज जिले भर से सभी आप पधारे और अपनी जो बात है वो आप सुन रहे हैं, और यहाँ जो आप यहाँ से कुछ जा रहे हैं तो अच्छी बातों को ग्रहण कर जाए, अपने जीवन में उतारे। हमारा भी मानव जीवन है, इस जीवन में हम जिस क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी योगदान देते रहे। कहीं से भी कुछ मिले उसको अपने जीवन में और अपने विद्यालय में उतारें और इसको नवाचारों को आगे सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं चाहिए। जय भारत। साथियों बहुत विकट समस्या चलती है। जितने भी ग्रामीण विद्यालय हैं और विशेषकर के 8 मिनट की बिल्कुल गुजरने के लिए और 3 दिन का सामना करते हुए अभी समय को मजबूर है। और इस विषय को मंथन करके और मैं आप सभी जरूरी लोगों के सामने सूरज को दीपक दिखाने का काम कर रहा हूँ। और
कि बच्चे और स्टाफ अपने पोजिटिविटी को लेकर के और विद्यालय का वातावरण में अपनी 100% दें। ये हेडमास्टर का सबसे बड़ा रोल है। दूसरी बात ये पहले से लेकर अपने मान जितने विद्यालय हैं उनको ये सोचना चाहिए कि एक तरफ मिड डे मील है, अन्नपूर्णा योजना का दूध है, फ्री किताबें हैं, पासपोर्ट वाउचर है और न जाने कितने तरह की ड्रेस और मिठाई है और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। आप सोचिए कि यदि हमारी पढ़ाई में कसर रहेगी तो हम कहीं नहीं गए। You have to get 100% in your life. आपको अपने विद्यालय में 100% पढ़ाई जरूर देना पड़ेगा। यदि आपका विद्यार्थी 30वीं कक्षा का विद्यार्थी यदि हिंदी पढ़ता है, then you are success. यदि 6ठी कक्षा का लड़का, 5वीं कक्षा का लड़का और 10वीं कक्षा का लड़का यदि इंग्लिश की किताब पढ़ता है, then you are success. और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? Because there is a lot of change in schooling syllabus. हम पहले 3वीं कक्षा में this और that पढ़ाते थे। This is a book, that is a book, this is a cat, that is a elephant. अब वो जमाना नहीं रहा। अब 4वीं कक्षा की अंग्रेजी की किताब में आपको कल्पना चावला को पढ़ाना है, आपको एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ाना है और वो भी अंग्रेजी भाषा में। लोग उम्मीद करेंगे कि आपकी 4वीं कक्षा का बच्चा है वो इंग्लिश की किताब पढ़ेगा। साथियों, आपके पास में क्वालिफाइड टीचर हो और आपको अपने पैरों पर खड़े रह करके एक क्लास का ऑब्जर्वेशन करना है, स्कूल में क्या चल रहा है, क्लास में क्या एक्टिविटी चल रही है और ये सब। और हाँ, जितने भी ग्रामीण हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस दुनिया के सबसे बड़े मजदूर आप हैं। कंकड़ियाँ जिनकी जेल सुलट, छाया देगा केवल अंदर, विपदाएं रूप मिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं, जो लाशा ट्रेन करते हैं वही सुरमा निकलते हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप इस दुनिया के सबसे बड़े हीरो। यहाँ पर मेरे गुरुजी बदारा जी विराजमान हैं, साइंस फैक्ट्री चला रहे हैं। अब आप बताइए कि जिनको गवर्नमेंट सेवा निवृत्ति देती थी और उसके बाद भी यदि कोई साइंस फैकल्टी हैंडल कर सकता है, इसका मतलब क्या होता है कि प्राइवेट टीचर एक ऐसा प्राणी है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। He has a lot of energy in his body. उसके शरीर में इतना ऊर्जा होती है कि वो कभी भी थकता नहीं है और दुनिया उससे यही उम्मीद करती है। यदि आप प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, रिटायर नहीं होंगे, और यदि आप रिटायर हैं तो आप प्राइवेट स्कूल वाले नहीं हो सकते। बिकॉज वी आर राइट स्ट्रगल। हमें संघर्ष करना है, हमें लड़ना है और यही हमारा जीवन है। अगर हम नहीं लड़े तो इन गवर्नमेंट स्कूलों के द्वारा मुद्दत किए जाएंगे। हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगली बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जब भी 10वीं कक्षा में जाओ बच्चे के सामने बोर्ड पर एक मार्कशीट बनाइए। ये हिंदी, सामाजिक, गणित, विज्ञान और संस्कृत 6 विषय हैं। 20-20 नंबर के आएंगे 6 विषय। इन 20 में मान लो आपके 1920 आ गए, अब अगला खाना है वो 80 का खाली पड़ा है, उसमें आपको नंबर भरना है। 80 और 20 100 होते हैं और 100 में से आप कितने नंबर ला सकते हैं? You have got a 90% मार्कशीट। आपको 90% की मार्कशीट लानी है। अब कैसे लानी है वो सोच लो। हम कोर्स करवाएंगे, प्री बोर्ड के पेपर सोल्व करवाएंगे, पिछले जितने भी सॉल्व पेपर है वो आपको दिखाएंगे और यहाँ तक कि सभी प्रकार की एक्स्ट्रा क्लास वगैरह सारी सुविधाएं आपको देंगे। और उसके बाद में यदि आप 90% की मार्कशीट प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी मेहनत है वो सबसे देर सफल है। आप सोचिए साथियों, कई भी शिक्षक और हेडमास्टर अपना जीवन पूरा निकाल देते हैं, अपनी नौकरी पूरी कर लेते हैं, लेकिन 90% के मार्क्स पर सही नहीं कर पाते। और प्राइवेट स्कूल में हर साल 200-300 जो मार्कशीटें होती है वो 90% की मिलती है। इसका मतलब यह है कि हमारी मेहनत में त्याग नहीं चाहिए। रही बात अंतिम पद्धति के रूप में मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे पास में क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए। एक्स्ट्रा क्लास पे हमें फोकस करना है। ब्लूप्रिंट जो आता है बोर्ड का उस पर हमें फोकस करना है कि कितने नंबर का क्या चैप्टर है। एक हमारे 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को ये बताना पड़ेगा कि कितने नंबर का चैप्टर कौन से प्रश्न में आता है। यदि कहीं से 5 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो आप 2 नंबर के 1 नंबर के प्रश्न वहाँ पर पढ़ाइए।
उनको तैयारी कराइए 5 नंबर के प्रश्नों की, और उस हिसाब से उन बच्चों को ब्लूप्रिंट के आधार पर उनको तैयारी कराइए। इसके बाद में जितने भी आपके पास के टीचर है उनको कहिए कि सब्जेक्ट वाइज आप मोटिवेशन करें। आप सब्जेक्ट वाइज उनको ये ट्रिक बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे प्राप्त करें। और उसके बाद में विद्यार्थियों को ये भी बात बताइए, हमें सपने बड़े देखने हैं। मुझे सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत क्या है, हमारे द्वारा जिस तरह के जवाब किया जाता है वो गलत है। इसी के साथ में हमारे क्रिकेट सेक्शन और बैट सेक्शन यानी कि ए और बी दो 10वीं क्लास आपको लागू किया जाता है सेक्शन बढ़ाने, और उन सेक्शन को अलग अलग बांट करके और मेरिट बेसिस को लड़के हैं उन पर आपको विशेष फोकस करना है। साथ ही 5वीं और 8वीं बोर्ड में ध्यान दीजिए कि जितने 5वीं के विद्यार्थी हैं उनको भी 2-4 पेपर जगह करें और तैयारी करवाएं। 8वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है, डिस्क्रिप्टिव है, आने क्या सामाजिक की किताबें होती है तो उनको भी उस हिसाब से तैयार करें ताकि हमारा 5वीं और 8वीं का बोर्ड का रिजल्ट है वो भी अच्छा बढ़े। इसके बाद में हमें अपनी इंग्लिश और हिंदी इन दोनों के वाचन पर इन दोनों किताबों के वाचन पर विशेष जोर रखना है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इंग्लिश और हिंदी का वाचन कर सकें और समाज में हमारा रुतबा बन सके। इसी के साथ मैं आयोजक कमेटी को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को खूब खूब आपकी मेहनत को सैल्यूट करता हूँ और समस्त पदाधिकारियों को खूब बधाई देता हूँ। बहुत